चलो भाई बच्चों, तो आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा चैप्टर लेक्चर है। ठीक है, बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट में हमारा लगभग पूरा हो गया। ठीक है, और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा मेन चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए उस चैप्टर के? टुकड़े टुकड़े। कुछ चैप्टर तो हमने पहले ही पढ़ लिया उसके अंदर, कुछ बेसिक सी चीज़ों के बारे में, कुछ हमने यहाँ पर देख ली, कुछ हम आगे पढ़ेंगे। अब बची कुछ चीज़ें इसकी कहाँ कवर हो जाएंगी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर कवर हो जाएंगी। एक आध चीज़ बाद में बचेगी, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह हुआ, इस तरह का हुआ, ये कैलकुलेशन बेस्ड जो आपकी कुछ चीज़ें होती है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, उसका कोई मसला है नहीं। ठीक है, वैसे आप फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं वो कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी, 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं हर एक चीज़ के अलग अलग। उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपने क्या कर ली थी भाई, फिजिक्स के अंदर देख चुके। लेकिन फिर भी एक बार मैं कराऊंगा मौका से देख के। अभी छोटा सा चैप्टर है, ये लॉज बच गए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर बच गए थे। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का आज का हमारा क्या है, लास्ट लेक्चर है। समझ में आ रही बात? फिर इसमें मुझे बच्चे बोल रहे थे, कहने लगा जी वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या एटम्स के बारे में बात कर रहे थे। कुछ बच्चे थे हमारे जो देख रहे वाले लेक्चर, उन्होंने कहा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और ये वाला एटम का जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास वगैरह उनके बारे में उन्होंने बोला। तो बेटा मैं बता दूं आपको कि वो कहाँ कवर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर के अंदर कवर होगा। ठीक है, एटम के बारे में बताया जाएगा, उसके पार्टिकल्स के बारे में बताया जाएगा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी जाएगी। तो वो मैंने वहां पे लिंक कर रखा है। समझ में आ रही बात? भाई नीट की प्रिपरेशन कर रहे, पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको मैनेज करने के लिए हमारे कुछ लॉज यहाँ पर गिवन है। तो बेसिकली आपको कितने लॉज ध्यान रखने हैं यहाँ पर? आपको यहाँ पर 5 लॉज का ध्यान रखना है। कितने लॉ ध्यान रखने हैं भैया? 5 लॉज का ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आता है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग कहा गया है कि क्या हुआ, चलिए, तो ये कितने लॉ हैं भैया आपके? टोटल आपके 5 लॉज होते हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा आता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जिसे गे-लुसेक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और 5वां आता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ तो आपने जान लिया, अरे जान लिया कि नहीं जान लिया? एवोगैड्रो लॉ, जिसमें हमने बताया था कि एवोगैड्रो नंबर दिया था उसने कि वो किसी के अंदर भी आपका, यानी कि अगर हम बात करें कि 2 अलग अलग कोई गैसेज होंगी या 2 कोई भी सब्सटेंस होंगे आपके, अगर हम उनकी क्वांटिटी ऐसा यूनिट के रेस्पेक्टिव में सेम रहेंगे तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि आपने मान लो कि अगर मैं बोल दूं कि मैंने 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली और 1 मोल ऑक्सीजन गैस ली, समझ में आ रही बात? तो अगर मैं बाई वॉल्यूम उनकी क्वांटिटी मेजर करूं से वो 22.4 लीटर ही निकल कर आएगी। ये फिक्स है, गैस कोई सी भी हो। उसके अलावा अगर मैं उनके पार्टिकल की, मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं तो चाहे 1 मोल हाइड्रोजन हो चाहे 1 मोल ऑक्सीजन हो, उसमें कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हमारे वहां पर मौजूद होंगे। लेकिन ये कहानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहला जो लॉ हमारा आता है बेटा यहाँ पर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने वाले साइंटिस्ट का नाम था लेवोइजियर। लेवोइजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रही बात? और पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया भी था कि लेवोइजियर वाज द फर्स्ट एलिमेंट जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था इन मेटल्स, नॉन मेटल्स के बीच में। समझ में आ रही बात? कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर लेवोइजियर ने कहा था कि ये एलिमेंट पर्टिकुलर मेटल्स होंगे, ये नॉन मेटल्स होंगे, और उसका एक्सेप्शंस भी निकल करके आया था। तो पीरियोडिक टेबल में है। उसके अलावा पीरियोडिक टेबल में आपने प्राउस्ट के बारे में भी बात करी थी, याद आया? ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल में लिख रखा कि डोबर्नियर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट को क्या किया था, ट्राई किया था। समझ में आ रही बात आपको? तो इसीलिए वहां पर डोबर्नियर है, बाकी प्राउट ने भी किया था क्लासिफिकेशन और लेवोइजियर ने भी किया था। तो दोनों साइंटिस्ट का जिक्र यहाँ पर है। अभी फिलहाल हम किसके बारे में बात करें? लेवोइजियर के बारे में बात करें। तो लेवोइजियर ने यह बोला कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो दोनों क्या रहने वाले हैं? बराबर रहने वाले हैं। मतलब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है।
और इसी लॉ को उसने क्या नाम दिया, इसी लॉ को उसने नाम दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझ में आ रही बात। इस लॉ को उसने जस्टिफाई किया एक स्टेटमेंट से कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। कोई भी मास, कोई भी मैटर आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना आप उसे क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ रही बात। भाई मैटर की अलग अलग 3 फॉर्म होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। भाई आपके पास में बर्फ है, ध्यान से सुनिएगा, आपके पास में क्या है, बर्फ है। अब बर्फ आप खत्म नहीं कर सकते, हाँ उसे सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये नहीं कि तुमने ये पानी का पर्टिकुलर मौजूद था तो उसे ब्रह्मांड से आपने उसका अस्तित्व मिटा दिया, वो आप कर ही नहीं सकते। ना ही आप एक बूंद पानी को पैदा कर सकते हैं, ना ही आप एक बूंद पानी को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो क्या कहा गया कि जो पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन है बेटा, उस दौरान पूरा का पूरा मास क्या रहने वाला है, हमारा कंजर्व होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा किसके, मास ऑफ प्रोडक्ट के, यानी कि वो कांस्टेंट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टियोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मास कंजर्व था, कंजर्व है और कंजर्व रहेगा। मैटर को ना तुम बना सकते, ना तुम क्या कर सकते, नष्ट कर सकते। सर मास की बात करते करते एकदम मैटर कहां से आ गया जी यहाँ पर। मैटर वो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास, ऐसी कोई भी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या है भैया, मास होता है और वो आपका क्या घेरती हो, वजन घेरती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वो सॉरी हाँ, जो कोई ना कोई जगह घेरती हो और जिसका कुछ तो भी वजन निकल करके आता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। तो मास और मैटर को हम एक साथ ही पढ़ेंगे। हम मैटर को विदाउट मास कंसीडर नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात, आपको क्लियर है। जैसे मान लो मेरे पास में ये काउंटर रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, समझ में आ रही बात, ये पोडियम रखा हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। अब ये भी तो मैटर ही है। अब आप बोलोगे सर ये भाई ये मौजूद है, इसके जो एलिमेंटल पार्टिकल है वो मौजूद है, ये गल गया, सड़ गया। गलने सड़ना मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो गया एटम, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। मैं इसे जला दूंगा, राख के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा जो इसका ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वगैरह का जो बाकी का ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, वो वेपर फॉर्म में कहां चला जाएगा, एटम। यानी कि खत्म कुछ नहीं हुआ, मौजूद है। जितना एलिमेंटल कंपोजिशन इसका है वो सब का सब क्या रहने वाला है, अवेलेबल रहने वाला है। याद रखिएगा। तो क्या है ये, अब ये क्या लिखा हुआ। अब एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम ऐसे तो लेते हैं ना कि M1A प्लस M2B गिव्स अस N1C प्लस N2D। तो ये कट क्या लगा रखे, कट इस बात का मतलब है सर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई लेने देना नहीं है। तो A का मास मैंने कितना मान लिया, WA, B का कितना मान लिया, WB। तो WA WB का जो सम होगा वो WC और WD के बराबर निकल करके आएगा। ये आपने क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। नहीं आ रही समझ में बात, अरे आ रही है क्या। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सर मेरे पास में केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन कौन सी है भैया, H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O। आ रही बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इस दौरान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या यूज करते हैं हम, बैलेंस केमिकल रिएक्शन का यूज करेंगे। बैलेंस करने के 1000 तरीके हैं भाई। मैंने यहां पर 2 लिया, कोई बंदा आकर यहां पर 4 लगा सकता है। हरी बात समझ में, कोई बंदा आकर यहां क्या लगा सकता है, 4 लगा सकता है। वो 4 लगाएगा तो 4 के हिसाब से बैलेंस होगी। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर क्या होगा, कुछ भी होगा। मैंने ये वाली केमिकल इक्वेशन ली। अच्छा हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2। कितने मॉलिक्यूल है टोटल, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है। तो 2 से कितना हो गए भाई, 4 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया, 32 ग्राम। ये एक वाटर के मॉलिक्यूल का कितना है, 18, तो 2 का कितना हो गया भैया, 36 ग्राम। सर इधर 36 था, 32 और 4 क्या हो गए, 36 ग्राम। इधर भी 36 है और इधर भी 36 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव हो गया। आ रही बात समझ। एक और इक्वेशन देखिएगा हमारी क्या है भैया, N2 प्लस 3H2 गिव्स अस क्या है भैया, 2NH3। हैबर प्रोसेस है, याद रखिएगा। कभी कभी नाम देकर पूछ लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है भैया, 28 ग्राम। अरे होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोजन को 2 तिया क्या हो गया, 6 ग्राम। तो 28 और 6 कितना हो गया, 34 ग्राम। NH3 का 1 का 17 होगा, 2 मॉलिक्यूल है तो 2 का भी कितना होगा, 34 ग्राम। दिस इज कॉल्ड एज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वाज गिवन बाय लेवोइजियर। समझ में आ रही बात। मेन पॉइंट क्या है कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। हाँ एनर्जी की भी यही लाइन है, एनर्जी की भी यही लाइन है, ठीक है। चलिएगा उसके बाद में एग्जांपल ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि भैया क्या क्या एग्जांपल की आपकी कहानी है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या आता है भैया, लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ कांस्टेंट आपके क्या बोल सकते हैं प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब डेफिनेट, कांस्टेंट, फिक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपोजिशन फिक्स रहेगा। ये किसने दिया था? ये दिया था आपके प्राउस्ट ने। किसने दिया था भैया? प्राउस्ट ने। ये भी केमिकल क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व थे, लेवोइजियर के बाद में इन्होंने दिया था। लेवोइजियर ने तो मतलब पीरियोडिक टेबल को नहीं क्लासिफाई किया था, लेवोइजियर ने एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। ठीक है, इस भाई साहब ने भी क्या किया था? इस भाई साहब ने हाइड्रोजन को बेस बना करके एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। याद है ना कि जिसमें कहा था इसने कि अल्लाह भैया सभी एटम हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए, सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। आरी बात समझ में? जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो क्यों है? क्योंकि 12 हाइड्रोजन से मिलकर बना। टेलुरियम आया कि मे आई कम इन, कोबाल्ट आया मे आई कम इन, कॉपर आया मे आई कम इन, क्योंकि उनके क्या थे भैया? क्लोरीन आया। क्लोरीन आता तो थप्पड़ मार देने का, भाई साहब मैं भी तो हूँ यहाँ पे, समझ में आ रही बात? 35.5 मेरे बारे में तो बात करो थोड़ी बहुत। ठीक है, तो क्या लगा? सॉरी मेरे मुंह से निकल गई भैया, धोखे से निकल गई। खैर, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बात करते हैं, तो बिल्कुल पहले समझिएगा फिर लैंग्वेज देखें क्या है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये बोला, एग्जांपल ले लो पानी के मॉलिक्यूल का। मुझे बताओ इंडिया के अंदर जो पानी है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। पाकिस्तान वाले पानी का भाई? चाइना वाले पानी का? नाले के पानी का? वो पानी जो होली का कलर मिला दिया हो जिसके अंदर, वो पानी जिसके अंदर तुमने चीनी मिलाई, काला पानी का? बिल्कुल शार्प सफेद पानी का? मटियाले कलर का पानी का? ग्रीन वाटर का? क्या मतलब है इसका? अगर पानी चांद पे मिला, जो पानी चांद पे मिला उसका केमिकल फॉर्मूला सबका H2O रहेगा। क्या मतलब है इसका? सर पानी का मॉलिक्यूल अगर आप कहीं से भी उठा लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसका सोर्स, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O रहेगा। नहीं आ रही समझ में बात? एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आप कहीं की भी ले लो, इस कमरे की ले लो, बाहर की ले लो, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, रशिया, यूक्रेन, कहीं की भी आप क्या उठा लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला लो। आप लैब के अंदर कैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लो, जैसे आपका मन करता है ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बना लो। आप लैब को उड़ा के कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, आप किसी चीज को जला करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाओ, आप किसी केमिकल प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ, आप कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाओ। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? CO2 ही रहने वाला है। यानी कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने बाई वेट के अकॉर्डिंग उनका रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। ये क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था। नहीं आ रही समझ में बात? आ गई क्या? चलिएगा, क्या है भैया? कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, हमेशा क्या मिलता है उनमें? सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। ये तो मैंने बोला इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी लाए हो, चाहे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कंपाउंड हमेशा क्या रखेगा? सेम एलिमेंट रखेगा जो एक साथ जुड़े रहेंगे, और प्रोपोर्शन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। और प्रोपोर्शन जो हम यहाँ पर मानते हैं वो किसके रेस्पेक्टिव मानते हैं? बाई मास या फिर बाई वेट। जैसे सर वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर में हाइड्रोजन का वेट कितना? 2 ग्राम है ना। ऑक्सीजन का कितना? 16। और सिंपल रेशियो ले लो तो कितना आएगा? 1:8। यानी कि पानी आप दुनिया का कहीं से भी सैंपल भर लो, हमेशा उसका सैंपल का रेशियो क्या आएगा? 1:8 आएगा। चाहे पानी आप किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाओ, चाहे पानी आप नदी का उठाओ, समुद्र का उठाओ, काला, पीला, धोला, नीला, हरा, गुलाबी, जैसा तुम्हारी मर्जी में आए ऐसा पानी उठाओ, तो ये क्या होगा यहाँ पर? ये आपका इस तरह से होगा। नहीं आ रही समझ बात? अबे आ रही क्या? बोल दिया करो यार, सॉरी। A chemical compound has a fixed composition. It does not depends on the method of preparation or source. ये डिपेंड नहीं करता कि आपने उसे कैसे बनाया और कैसे। चलो भाई ठीक है, तो तीसरा क्या है? तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सर 2 एलिमेंट है मान लो आपके, और 2 एलिमेंट आपके बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि 2 एलिमेंट आपके क्या बना सकते हैं? बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लो। क्या कार्बन और ऑक्सीजन से केवल और केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी क्या? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा क्या? नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से क्या सिर्फ NO2 ही बन सकती है या N2O ही बन सकती है? नहीं सर, N2O3, N2O4, N2O5, N2O2 कुछ भी बन सकता है। समझ में आ रही बात? यानी कि जब कोई समझ पा रहे ना, फील करो। देखो अगर तुम फील नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जब 2 एलिमेंट ऐसे हैं, कैसे हैं सर? 2 एलिमेंट ऐसे हैं कि भैया उनका
एलिमेंट का, उनका जो है मतलब वे अलग अलग मल्टीपल कंपाउंड बना सकते हैं, तो उनमें जो एक एलिमेंट होगा उसका वेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जबकि दूसरे का जो वेट होगा वो सिंपल रेशियो के अंदर पाया जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं होनेगा, वो किस में मिलेगा, सिंपल रेशियो मिलेगा। ये इसका मतलब है, समझिएगा। किसने दिया था, गिवन बाय जॉन डाल्टन, जिसने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी। इफ टू एलिमेंट्स कैन मेक मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट आपकी क्या बना सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं, तो अमाउंट ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का अमाउंट जो कि कंबाइन होगा दूसरे एलिमेंट से, जिसका अमाउंट क्या होगा, फिक्स होगा, तो वो एलिमेंट जिसका अमाउंट दूसरे उस एलिमेंट से कंबाइन करेगा, जिसका अमाउंट क्या होगा, फिक्स होगा, तो उसका जो अमाउंट होगा वो कैसा आएगा, सिंपल रेशियो में निकल कर आएगा। जहां भी मैंने सिंपल रेशियो का वर्ड बोला तो समझ जाना कि एक स्मॉल होल नंबर का जो रेशियो है इसकी बात कर रहा, यानी कि वो 1 2 3 4 5 में आएगा, ना तो निगेटिव में आएगा और ना ही क्या रहेगा, फ्रैक्शन में रहने वाला है। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल देखिएगा। सर ये मेरे पास में क्या है, कार्बन है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है मेरे पास में, कार्बन है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो पहला कंपाउंड कार्बन और ऑक्सीजन का क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसमें कार्बन का वेट बताओ कितना, 12, ऑक्सीजन का वेट बताओ कितना, 16, कोई दिक्कत वाली बात है। अगला कंपाउंड क्या लिया मैंने, CO2, कार्बन का वेट बताओ इसमें कितना है, 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32 हो गया। तो कौन फिक्स है, कार्बन तो फिक्स हो गया, कौन वेरिएबल है, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन का भी रेशियो क्या रहा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, ऑक्सीजन है यहाँ पर 1:2 में, मल्टीपल फ्रैक्शन में नहीं है। हरी बात समझ में, होल नंबर का रेशियो है 1:2, 2:3, 3:4, 4:4, कुछ भी। हरी बात समझ में, क्लियर है। अगला एग्जांपल देखिएगा, देखो बहुत सारे एग्जांपल इसके अंदर ऐड कर रखे हमने। ये रहा कार्बन वाला, तो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। दूसरा वाला देखिएगा, कंपाउंड क्या है तुम्हारा, सर वाटर, पानी। ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 2 हाइड्रोजन है तो एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास 2, एक ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 16, 2 हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 2 और 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। तो ये क्या हो गया भाई साहब, ये तो फिक्स है। ऑक्सीजन क्या हो गया, 16 दूनी 32, यानी कि कितना आ गया, 1:2। नहीं आ रही समझ में बात, अरे क्लियर है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिएगा, चलिए ये देखिएगा, ये नाइट्रोजन का कंपाउंड ले लिया। सर इस बार हमने क्या ले लिया, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पहला कंपाउंड N2O, दूसरा N2O2, तीसरा N2O3, चौथा N2O4, पांचवा। कॉमन क्या है, N2 सब में कॉमन है। तो सभी N2 का मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, 28। तो क्या फिक्स है, N2 तो फिक्स है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, 3 का 48, 4 का 64, 5 का 80। सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 16, डिवाइड कर दो, 16 कम 16 दूनी 32 से 48, 1 2 3 4 5 के रेशियो में यहाँ पर क्या मौजूद है, ऑक्सीजन है। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर फिक्स है, दूसरे वाला सिंपल होल नंबर रेशियो में निकल कर आ रहा, ना ही कोई फ्रैक्शन है और ना ही कोई पॉइंट में आंसर आएगा निकल गया। ऐसा थोड़ा ना कि 0.2 इतने मोल ऑक्सीजन, ना, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया, ठीक है। उसके बाद में आता है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। भैया ये भी ऐसा ही है जैसा मल्टीपल प्रोपोर्शन है। आ रही बात समझ में? ये किसने दिया था, गे लुसेक, एक साइंटिस्ट था गे लुसाक, उसने दिया था इसके बारे में। और ये बेसिकली किसके लिए था, गैसेस के लिए था। किसके लिए था भैया, गैसेस के लिए था। उसने कहा था कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं सिंपल रेशियो में, तो जो प्रोडक्ट होगा उसका भी रेशियो क्या होगा, सिंपल होगा। यानी लगभग वही बात है जो पहले थी। तो क्या है, गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, और अगर उनका प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है तो वो भी क्या करेगा, सिंपल रेशियो बियर करेगा। यानी कि केवल और केवल किसके लिए, गैस। यानी कि अगर आपने H2 गैस लिया और O2 क्या लिया, गैस लिया, और वाटर भी अगर यहाँ पर क्या है, गैस है, लिक्विड नहीं, क्या है, गैस है, तब क्या होगा कि यहाँ पर 2 रेशियो में 2:1 का रेशियो किसका है, इसका है, और 2 का रेशियो किसका आ गया, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का आ गया। तो ये भी क्या है, सिंपल रेशियो में निकल के आ रहा, होल नंबर में आ रहा, कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं है। ये केवल कहानी किसके लिए, केवल कहानी भैया यहाँ पर PCl3 के लिए, इसके लिए है, मतलब गैसियस के लिए। आ रही बात समझ में? चलिए उसके बाद में आपका आता है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ लास्ट लॉ है, आपको मैंने बता दिया कौन किस कंडीशन पर होता है, सर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। समझ में आ रही बात? उसके बाद में क्या है, वॉल्यूम ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस। जो आपके 2 अलग अलग गैसेस है उनका वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। देन दे कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा। यही तो मैंने बताया कि अगर आपके 2 क्या होंगे, 2 डिफरेंट गैसेस होंगे बेसिकली यहाँ पर। हालांकि सिर्फ गैसेस पे लागू नहीं होती है चीजें, लेकिन अगर आपने क्या लिया, 2 डिफरेंट गैसेस ली और दोनों का वॉल्यूम क्या ले लिया, इक्वल ले लिया, ठीक है। जब मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल लेने पर उनमें पाए जाने वाले नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे,
इक्वल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल। एग्जांपल बताऊं, देखो मैंने कहा कि 22.4 लीटर क्या है भैया मेरे पास में, हाइड्रोजन है, हाँ या ना। मैंने बोला 22.4 लीटर मेरे पास में क्या है, ऑक्सीजन है, हाँ या ना। मैंने बोला कि 22.4 लीटर आपके पास में क्या है, NH3 है, हाँ या ना। समझ रहे नहीं मेरे बात को? तो क्या तीनों गैस अलग अलग हुई कि नहीं हुई? क्या तीनों का वॉल्यूम सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वॉल्यूम 1 मोल के बराबर होता है, तो ये वॉल्यूम सारा का सारा, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। क्या अलग अलग इन तीनों में देखने मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? तो यही तो मैं कह रहा कि गैस अलग अलग है, वॉल्यूम सेम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। इट इज गिवन बाय, किसने दिया था ये, एवोगैड्रो ने दिया था। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज और समझिएगा कि एवोगैड्रो लॉ में एक इक्वेशन, यहां पर एक डेरिवेशन था हमारा, ये देख लीजिएगा कि क्या है। जैसे एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, वो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जहां पर प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, गैस कांस्टेंट और ये टेम्परेचर होगा। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं दो गैसेस की बात कर रहा, तो दो गैसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, तो ये होगा V1/V2 और ये क्या आएगा तुम्हारा N1/N2, यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा निकल के किसके, N के, नंबर ऑफ मोल्स के। तो कहीं पर कल तुम्हारे याद है ना, कल मैंने क्वेश्चन कराया था तुम्हें, मैंने कहा था कि भैया इसका लिमिटिंग रिएजेंट अगर तुम्हें निकालना तो तुम यहाँ पर डायरेक्ट वॉल्यूम से भी निकाल सकते हो, तुम्हें मोल्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो यहां से आया था क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे रिएक्शन है ना कि N2 + 3:2, तो कैसे पढ़ूंगा मैं इसे कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, 2 मोल अमोनिया। लेकिन मैं वॉल्यूम से भी रिप्लेस कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि एक वॉल्यूम जब 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो 2 वॉल्यूम किसका बनेगा, NH3 से बनेगा। यानी कि 1 ml नाइट्रोजन 3 ml हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो 2 ml क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। इस तरह से भी मैं इसे क्या कर सकता हूं बेटा, बोल सकता हूं। और ये था आपका किसके बारे में, ये था आपका एवोगैड्रो लॉ के बारे में। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट अब यहां पर फाइनली क्या होता है, कंप्लीट होता है। ये आज का छोटा सा टॉपिक था मोल कॉन्सेप्ट का, इसे मैंने क्या कर दिया भाई, पूरा कर दिया। समझ में आ रही बात? अब जो मोल कॉन्सेप्ट का बचा हुआ डाटा है, जैसे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात है, एटम का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, उनके ऊपर जो चार्ज है वो ऑलरेडी कहां पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भैया स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, जब उसका नंबर आएगा। अभी फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या है, मोल कॉन्सेप्ट है, और मोल कॉन्सेप्ट के अलावा और दूसरी चीज क्या है इसके अंदर, और मोल कॉन्सेप्ट के अलावा दूसरी चीज इसके अंदर मौजूद है हमारी, ये क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन वाला चैप्टर। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों के दोनों चैप्टर हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स में बनाने लग रहा हूं, बुलेट पॉइंट्स बनाने लग रहा हूं, जिसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक ही पेज पर आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह सारी चीजें वहीं पर क्या रहेंगी, अवेलेबल रहेंगी। और ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। समझ में आ रही बात? इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए भाई, समाप्त हुए। नोट्स बना लियो, क्वेश्चन डीपीपी आई थी क्या रात को ही, चलो सॉल्व कर लियो सब अपना, ठीक है।